हो गया। चलिए चलिए भाई, एक बार फिर सभी स्टूडेंट का वेलकम और स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केवीजी पर। और मैं हूं अमन शर्मा, और आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ये टॉपिक का नाम रहने वाला है नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है भाई। और जब आपका नॉन फाइनाइट वर्ब खत्म होगा तो मैं आपको बता दूंगा भाई, उसके बाद हम कंडीशनल्स को स्टार्ट करेंगे। और कंडीशनल्स को स्टार्ट करने से पहले अपने पास्ट ऑब्जेक्टिव मोड को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। देन आप उसको कंडीशनल्स को बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ेंगे। डिटेल का मतलब है बिल्कुल खतरनाक तरीके से पढ़ेंगे, एग्जामिनर किस किस तरीके से आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। लेकिन अगर आज तक कभी क्वेश्चन अगर आपने देखे हो नहीं एसएससी के एग्जाम में, कंडीशनल्स की बात करें तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको स्ट्रक्चर बेस ही देखने को मिलते हैं। लेकिन कई बार क्या नाम है, सेंसिबल क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ लेता है। वो सारी बातें हम क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे भाई। पहले हम फिनिश करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब, और नॉन फाइनाइट वर्ब के बाद रहेगा आपका कंडीशनल। क्या रहेगा? कंडीशनल। और देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका नाउन। ठीक है, फिर नाउन से स्टार्ट हो जाएगा नाउन, प्रोनाउन, डिटर्मिनर, फिर तीनों टॉपिक को खत्म करेंगे। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। और आज की जो क्लास रहने वाली है स्टूडेंट्स, वो क्लास रहने वाली है आपकी किसकी? नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसको तुम एडवांस वर्ब भी पढ़ते हो। नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसको तुम एडवांस वर्ब भी पढ़ते हो। चलिए स्टूडेंट, बिना देरी किए हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक का नाम आपका रहने वाला है बेटा नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आज की आपकी फर्स्ट क्लास रहेगी नॉन फाइनाइट वर्ब की। बेटा आज आपकी फर्स्ट क्लास रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। कोई स्टूडेंट बताएगा कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? कभी पढ़ा हो? नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? देखिए भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस बात को मैं क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगा कि बेटा नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। और एक सेंटेंस लिखा आपके लिए, और फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। और फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि he cancelled going there to meet his friend। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन है they try to jump off the moving train। द मूविंग ट्रेन। देखिए भाई, इन सेंटेंसेस के थ्रू हम समझेंगे बेटा कि नॉन फाइनाइट वर्ब होता क्या है, कि हम नॉन फाइनाइट वर्ब हम किसे बोलते हैं। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? ये वाला कलर दिखाई देगा, ये वाला? चलिए दिखाई देगा, हाँ दिखाई दे तो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम पहले फर्स्ट या सेकंड सेंटेंस की बात करें, या फिर हम फर्स्ट टू सेंटेंस की बात करें, और फर्स्ट टू सेंटेंस में यहाँ पर क्या लिखा बेटा? फर्स्ट सेंटेंस में यहाँ पर लिखा कैंसल्ड। कैंसल्ड यहाँ पर क्या बेटा? आप बोलोगे सर कैंसल्ड यहाँ पे मेन वर्ब है। अगर मैं ट्राइड की बात करूँ तो ट्राइड भी यहाँ पर क्या बेटा? मेन वर्ब है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? गोइंग। तो गोइंग यहाँ पर क्या बेटा? ये जीरंड है। क्या है? इस गोइंग को हम क्या बोलेंगे? जीरंड। क्या बोलेंगे? जीरंड। तो जीरंड बोलेंगे तो बेटा ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट है तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया। उसी प्रकार से उसके बाद लिखा बेटा टू मीट। यहाँ पर जो टू मीट यूज किया गया ना बेटा, ये इन्फिनेटिव है। क्या है? इसको बोलेंगे इन्फिनेटिव। ये इन्फिनेटिव है। ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, दे ट्राई टू जंप ऑफ द मूविंग ट्रेन, यहां पर भी जो टू जंप लिखा गया है नहीं, ये क्या है? ये भी इन्फिनेटिव है। ये भी क्या है? इन्फिनेटिव है। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट मूविंग की, तो मूविंग यहाँ पर क्या है स्टूडेंट? मूविंग यहाँ पर है प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल्स है। ये क्या है?
प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल्स है, ध्यान में रखना है। और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होते हैं स्टूडेंट, ये सेंटेंस में किसका काम करते हैं? एडजेक्टिव का काम करते हैं, तो कुल मिला के एडजेक्टिव है जो इस ट्रेन नाउन को डिस्क्राइब करने लग रहा है। तो कुल मिला की बात ये है जो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपसे पूछे कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, तो ध्यान में रखना है कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, ध्यान में रखना है कि सेंटेंस में मेन वर्ब को छोड़ के, किसको छोड़ के स्टूडेंट? सेंटेंस में मेन वर्ब को छोड़ के जो दूसरी वर्ब यूज की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। मेन वर्ब को छोड़ के जो भी वर्ब बचती है सेंटेंस के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब। इसके अलावा और कौन कौन सी वर्ब यूज कर रखी है कैंसल के अलावा? अगर हम फर्स्ट सेंटेंस में बात करें तो फर्स्ट सेंटेंस में कैंसल के अलावा कौन कौन सी वर्ब यूज कर रखी है? एक गोइंग, एक टू मीट, है ना? तो गोइंग को हम क्या बोलेंगे? जेरेंड, और टू मीट को क्या बोलेंगे? इन्फिनेटिव। उसी प्रकार से सेकंड सेंटेंस में ट्राइड, यहाँ पर कैसी वर्ब है? मेन वर्ब। इस मेन वर्ब को छोड़ के और कौन सी वर्ब यूज कर रखी है? एक यूज है बेटा टू जंप, और एक यहाँ पर क्या है? मूविंग। तो मेन वर्ब को छोड़ के जो अदर वर्ब्स होती हैं, मेन वर्ब को छोड़ के जो अदर वर्ब्स होती हैं जो सेंटेंस में यूज की जाती हैं, उस प्रकार की वर्ब को हम बोलते हैं भाई नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये जो सेंटेंस में जो यहाँ पर यूज कर रखी है, टू मीट है, गोइंग है, मूविंग है, टू जंप है, इनको हम नॉन फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? नॉन फाइनाइट वर्ब। एक बार फिर, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब के अलावा जो अदर वर्ब सेंटेंस में यूज की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। डेफिनेशन समझ में आई कि मेन वर्ब को छोड़ के सेंटेंस में जो भी अदर वर्ब्स बचती है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। यहाँ तक बताओ भाई, इस बात समझ में आएगी नहीं? क्लियर है? अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए रहने वाला स्टूडेंट टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। आगे लिख दें या लिख दें? आगे लिख देते हैं। टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। अगला पॉइंट है स्टूडेंट टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, ये एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पर? टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं इसके अपने टाइप्स कितने होते हैं? कोई बताएगा? जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं इसके अपने टाइप्स कौन कौन से होते हैं? चलिए भाई, फर्स्ट टाइप लिखिए। टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब में जो पहला टाइप होता है स्टूडेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं जीरंड। पहला टाइप कौन सा रहेगा? पहला टाइप रहेगा स्टूडेंट आपका जीरंड। जो फर्स्ट टाइप है इसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जीरंड। जीरंड क्या होता है स्टूडेंट? जीरंड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? जीरंड बोलते हैं। और इसका हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं? इट एक्ट्स एज ए नाउन। ये सेंटेंस में किसकी तरह यूज होते हैं? किसकी तरह? नाउन की तरह। तो पहला जो टाइप है स्टूडेंट इसको हम जीरंड बोलते हैं। और जीरंड सेंटेंस में कैसे यूज किए जाते हैं या किसकी तरह एक्ट करते हैं? नाउन की तरह एक्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं जीरंड। जो सेकंड टाइप रहने वाला स्टूडेंट जिसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसको इन्फिनेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। और इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? आप बोलोगे सर जो इन्फिनेटिव होता है इसका स्ट्रक्चर होता है टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। और जो इन्फिनेटिव होते हैं ये भी सेंटेंस में किसकी तरह एक्ट करते हैं? नाउन की तरह। किसकी तरह एक्ट करते हैं? नाउन की तरह। इट एक्ट्स एज ए नाउन। ये भी किसकी तरह एक्ट करेंगे भाई? ये भी नाउन की तरह एक्ट करेंगे। लेकिन अगर मैं थर्ड टाइप की बात करूं जिसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? जिसे हम बोलते हैं क्या? पार्टिसिपल्स। क्या बोलते हैं? पार्टिसिपल्स बोलते हैं। एक होता है स्टूडेंट आपका पार्टिसिपल्स। जो पार्टिसिपल्स होते हैं ये सेंटेंस में किसकी तरह एक्ट करते हैं? ध्यान में रखना, जो पार्टिसिपल्स होते हैं ये एक्ट करते हैं दीज एक्ट
एज एन एडजेक्टिव। ये किसकी तरह एक्ट करते हैं स्टूडेंट? ये एडजेक्टिव की तरह एक्ट करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट पार्टिसिपल्स। क्या बोलते हैं? इसको हम पार्टिसिपल्स बोलते हैं, ध्यान में रखना। और जो पार्टिसिपल्स होते हैं कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट? जो पार्टिसिपल्स होते हैं हमारे ये होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला टाइप होता है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। क्या बोलते हैं? जो पहला टाइप रहेगा वो रहेगा अपना प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। क्या रहेगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। तो क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि सर जो हमारा जीरंड होता है और जो होता है बेटा हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, दोनों का स्ट्रक्चर क्या होता है? कॉमन होता है। दोनों का स्ट्रक्चर क्या होता है? लेकिन फंक्शन अलग अलग होता है। जो तुम्हारा जीरंड होता है बेटा, ये सेंटेंस में किसकी तरह काम करता है? जीरंड सेंटेंस में काम करता है नाउन की तरह। किसकी तरह काम करता है भाई? जीरंड सेंटेंस में काम करता है नाउन की तरह। लेकिन जो तुम्हारा प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होता है सेंटेंस में किसकी तरह काम करता है? एडजेक्टिव की तरह काम करता है। जैसे मैं अभी हमें क्वेश्चन डिस्कस किया था। अब जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर भी हमें क्या लिख रखा है स्टूडेंट? गोइंग। और यहाँ पर हम क्या लिख रखा है? मूविंग। दोनों का देखो, दोनों का स्ट्रक्चर कॉमन है। दोनों का स्ट्रक्चर क्या है? कॉमन है। लेकिन यहाँ पर जो गोइंग है किसका काम करने लग रहा है? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का मतलब किसका काम कर रहा है? नाउन का। तो क्या हम इसको जीरंड नहीं बोलेंगे? है ना। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो मूविंग है, ये मूविंग किसको डिस्क्राइब करने लग रहा है? इस ट्रेन को। ट्रेन यहाँ पर क्या है? नाउन है। नाउन को कौन डिस्क्राइब करते हैं? एडजेक्टिव डिस्क्राइब करते हैं। अगर एडजेक्टिव है तो क्या हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल्स नहीं बोलेंगे? तो ध्यान में रखना, जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल्स दोनों का स्ट्रक्चर क्या होता है? सेम होता है, लेकिन फंक्शन अलग अलग होता है। क्या होता है? फंक्शन अलग अलग होता है, जो आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ स्टूडेंट? यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स और जीरंड दोनों का स्ट्रक्चर कॉमन रहेगा। अब आते हैं स्टूडेंट इसका सेकंड टाइप। जो सेकंड टाइप होता है इसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल्स। क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। जो पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं क्या होता है स्टूडेंट? वर्ब की कैसी फॉर्म होता है? कैसी फॉर्म होता है वर्ब की? ये होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो पास्ट पार्टिसिपल्स होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। कभी पढ़ाया होगा क्लास के अंदर? उस दिन भी मैंने बताया था, याद करो, जिस दिन मैंने आपको वर्ब की शायद लास्ट क्लास थी, शायद लास्ट से पहले वाली क्लास थी, मुझे नहीं पता, सेकंड लास्ट थी शायद, सेकंड लास्ट क्लास थी अपनी। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कुछ ऐसी वर्ब होती है जिसकी थर्ड फॉर्म एक होती है, आप उसको सेंटेंस में एडजेक्टिव के तरीके से भी यूज़ कर सकते हो और वर्ब के तरीके से भी। अगर आप एडजेक्टिव के तरीके से यूज़ करोगे तो वहाँ पर वो पास्ट पार्टिसिपल्स कहलाएगा, हाँ या ना। लेकिन कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनकी वर्ब की थर्ड फॉर्म 2 होती है। अगर 2 होती है, एक को हम एडजेक्टिव के तरीके से यूज़ करते हैं, एक को वर्ब के तरीके से। ये बातें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये इसको बोलते हैं बेटा पास्ट पार्टिसिपल्स। क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल्स। जो तीसरा टाइप है बेटा, जिसको वो तीसरा टाइप कौन सा होता है? थर्ड टाइप को होता है, कौन सा होता है? थर्ड टाइप होता है स्टूडेंट परफेक्ट पार्टिसिपल्स। और जो परफेक्ट पार्टिसिपल्स होता है ये हमेशा किसको शो करता है? ये शो करता है कंप्लीशन को। किसको शो करता है भाई? ये कंप्लीशन को शो करता है। इस बात को ध्यान में रखना है। और जो परफेक्ट पार्टिसिपल्स होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर क्या होता है? हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है स्टूडेंट, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल्स। क्या बोलते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल्स बोलते हैं, ध्यान में रखना। एक बार फिर, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं भाई? नॉन फाइनाइट वर्ब सेंटेंस में मेन वर्ब को छोड़ के जो सेंटेंस में जो अदर वर्ब यूज करते हैं उसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? जीरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल सेंटेंस में कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक होता है आपका प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, एक होता है परफेक्ट। यहाँ तक बताओ बस, समझ में आएगी नहीं आई बात? तो अभी तक हमें सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप्स कितने होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे भाई क्वेश्चंस की, और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जीरंड से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जीरंड के बाद हम इन्फिनेटिव पढ़ेंगे, इन्फिनेटिव के बाद हम पार्टिसिपल्स पढ़ेंगे, और पार्टिसिपल्स में सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, फिर पास्ट पार्टिसिपल्स, फिर परफेक्ट पार्टिसिपल्स, देन उसके बाद ओवर। बात समझ में आई कि नहीं? तो आज की क्लास में जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका जीरंड। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा स्टूडेंट वो रहेगा आपका जीरंड का। तो आज की क्लास में हम जीरंड के बारे में ही पढ़ेंगे। तो किसके बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट? हम जीरंड के बारे में ही पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं स्टूडेंट जीरंड के बारे में। किसके बारे में भाई? जीरंड के बारे में शुरुआत करने जा रहे हैं। आगे है क्या?
ठीक है, तो हम जीरंड के बारे में शुरुआत करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट जीरंड। तो ये है जीरंड। तो आज की क्लास में हम जीरंड से शुरुआत करेंगे भाई। चलिए, जीरंड का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है सबको पता ही होगा स्टूडेंट। जीरंड का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप तभी स्टूडेंट को पता है कि सर जो जीरंड होता है इसका जो बेसिकली स्ट्रक्चर होता है वो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसी फॉर्म स्टूडेंट? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में कैसे फॉर्म भाई? आईएनजी। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं जीरंड। क्या बोलते हैं? जीरंड। ऐसे तो नहीं होगा, चले कोई बात नहीं, ऐसे लिख देते हैं। अगर ऐसे नहीं बनना रहा कोई दिक्कत नहीं है। तो जीरंड हमारा क्या होता है स्टूडेंट? ये होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। ठीक है, ये हमेशा सेंटेंस में किसकी तरह एक्ट करेगा भाई? नाउन की तरह। किसकी तरह एक्ट करेगा? नाउन की तरह एक्ट करेगा। कैसे भाई? देखो इस बात को मैं समझाता हूँ क्वेश्चंस के थ्रू कि इसका हम सेंटेंस में नाउन की तरह कैसे यूज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखना, पहला क्वेश्चन देखना, ये सारे काम ये कैसे करता है। तो पहला सेंटेंस ये स्टूडेंट, फर्स्ट सेंटेंस है स्मोकिंग सिगरेट causes कैंसर। स्मोकिंग सिगरेट causes कैंसर। स्मोकिंग सिगरेट causes कैंसर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, स्मोकिंग सिगरेट causes कैंसर। ए या फिर दे लिख लो भाई, दे succeeded in convincing कमल। देखिए भाई, इस क्वेश्चन के थ्रू हम ये डिस्कस करेंगे या फिर इस क्वेश्चन के थ्रू हम ये समझेंगे स्टूडेंट कि जीरंड का हम सेंटेंस में किस तरीके से यूज करते हैं। आराम से पढ़ेंगे बिल्कुल। इन क्वेश्चंस के थ्रू हम सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं जीरंड का। अब आपके कंसेप्ट स्टार्ट हो जाएंगे कि जीरंड से रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो अब जो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो जीरंड होता है ये सेंटेंस में किसकी तरह एक्ट करता है? नाउन की तरह एक्ट करता है। ये करता है क्यों है एक्ट नाउन की तरह? मैं उस बात को समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखो मैं समझने की कोशिश करना इस बात को। अब जैसे यहाँ पर लिखा स्टूडेंट कोजिज कैंसर, तो कोजिज कैंसर को क्या मैं प्रेडिकेट बोल सकता हूँ भाई? क्या मैं कोजिज कैंसर को प्रेडिकेट बोल सकता हूँ? मेरी बात को सुनो भाई ध्यान से। क्या मैं कोजिज कैंसर को प्रेडिकेट बोल सकता हूँ? बोलो। अब बहुत से स्टूडेंट है इनको पता नहीं कि प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट वो होता है भाई जो वर्ब से स्टार्ट होता है। देखो एक दो बातें मैं बता देता हूँ। जैसे अपनी क्लास में कई बार नया बालक आ जाता है, जैसे नए बालक बैठे हुए हैं, इनको दिक्कतें क्या हैं? दिक्कतें कई बार ये हो जाती है कि यार कई दिन हो गए क्लास लगाते हो, 5-7 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, तो हमारे दिमाग पे से बहुत सारी चीज़ें ऊपर से चली जाती है और जाते भी भाई। रीज़न भी है इसके पीछे। अगर तुम एग्जाम के पॉइंट टू पॉइंट बात करोगे नहीं तो वो दिमाग से ऊपर से जाएंगी ही, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूजेस होते हैं जो आपको पहले से आपको पता होना चाहिए। जैसे सेंटेंस टॉपिक आपको प्रेडिकेट पता होना चाहिए, सब्जेक्ट पता होना चाहिए, आपको मेन क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज, इन सब के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। सबऑर्डिनेट क्लोज, डिपेंडेंट क्लोज क्यों होती है, छोटी मोटी बातें आपको पता होना चाहिए। एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, एडवर्ब एडजेक्टिव वर्ब और दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। और जब तुम पहली क्लास में बैठते हो बीच में आके तो लगता है कि यार हमें समझ में नहीं आ रहा। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने लग रहे हैं भाई। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको 1-1.5 महीना 2 महीना लगेगा ढलने के लिए, है ना। एकदम से सभी चीज़ें समझ में नहीं आएगी, एकदम से सभी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। अगर तुम 12 साल में अगर ये बातें सीख नहीं पाए और आप ये सोच रहे हो कि तुम 4 दिन क्लास में बैठ के अगर तुम ये बातें सीख सकते हो और शायद आपको समझ में भी आ जाए, तो समझ आने की वो चीज़ें पेपर में नहीं आएंगी। अगर तुम्हें पहले दिन ही सब कुछ समझ में आएगा तो सीधी सी बात है वो चीज़ें पेपर में नहीं आएंगी। एक बात बताओ भाई, कोई टीचर पढ़ा रहा है और सभी क्लास को वो समझ में आ रहा है, तो सबका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? सबके 50 में से 50 क्यों नहीं आ रहे? क्या मेरी बात से सहमत हो? क्या लॉजिकल बातें नहीं? हम इतना समझ सकते हैं भाई। अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है और वहाँ पर 100 बच्चे बैठे हुए हैं और 100 के 100 स्टूडेंट को बातें समझ में आ रही है, अगर 100 के 100 स्टूडेंट्स को बातें समझ में आ रही है और उन्हें पूरा बैच भी कर लिया है, तो फिर उनके 50 में से 50 क्यों नहीं आए? वजह क्या थी? वजह यही थी भाई क्योंकि कंटेंट रेलिवेंट नहीं था।
कंटेंट कम था, कंटेंट उस एग्जाम के मतलब एग्जाम के अकॉर्डिंग नहीं था, या एग्जाम ओरिएंटेड नहीं था। तो अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट को पढ़ोगे तो सीधी सी बात है भाई, आपको स्टार्टिंग में डिफिकल्टी फेस करनी ही पड़ेगी, ये सबको करना पड़ता है भाई। तो 1.5 महीना 2 महीने भी लग सकते हैं आपको ढलने के लिए, लेकिन ढलना पड़ेगा, क्यों भाई सीधी सी बात है, कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है एसएससी का। अब अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन करने लग रहे हो, 1.5-2 महीना आपको तपना पड़ेगा, आपको अपने आप आपको ढलना पड़ेगा। अब जैसे मैथ का क्वेश्चन आपको सोल्व नहीं होता तो आप क्या करते हो, बार बार उसको ट्राई करते हो, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई करूंगा, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई करूंगा। तो इंग्लिश में भी ऐसा करना पड़ेगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, उसको ट्राई करते रहना है। क्या करते रहना है? ट्राई करते रहना है, ट्राई करते। अगर ट्राई करते रहोगे तो इस बात की गारंटी है तो वहाँ पर उस बात को अचीव कर लोगे। ये सारी बातें आपके एग्जाम के पेपर मतलब आपके एग्जाम में ज्यों की त्यों पूछी जाती है, इससे बाहर कुछ पूछा नहीं जाता भाई। बात समझ में आ रही है नहीं? तो ये कहानी होती है नए स्टूडेंट की। अब जैसे कि अब बच्चे कई बार ऑफलाइन भी देखते हैं, जो बच्चे ऑफलाइन होते हैं नहीं, जैसे हमारे यहाँ के हैं, कई बार उसको समझ में नहीं आती है। फिर कई बच्चे ऑनलाइन के भी होते हैं, जैसे कई बार वीडियो को देखते हैं तो उनको समस्या होती है कि सर समझ में तो नहीं आ रहा। भाई कोई दिक्कत नहीं है, पहले आपको ढलना पड़ेगा। आप अपने आप को ढालिए, समझ में नहीं आ रहा कोशिश कीजिए, कोशिश करना पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा अगर पेपर निकालना हो, और दूसरा ऑप्शन है नहीं भाई। अब यहाँ पर आते हैं काम की बातों पर। स्मोकिंग सिगरेट कोजेज कैंसर। कोजेज कैंसर सबको क्या पता चल गया, प्रेडिकेट है। अगर मैं आपसे पूछूं स्टूडेंट, इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट कौन है, स्मोकिंग है या सिगरेट है? अगर मैं आपसे पूछूं इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट कौन बन सकता है, स्मोकिंग या सिगरेट? स्मोकिंग बन सकता है। क्या इस कोजेज कैंसर का प्रेडिकेट, इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट सिगरेट बन सकता था? नहीं। क्यों बेटा, कैंसर किससे होता है? सिगरेट से होता है, स्मोकिंग से होता है? स्मोकिंग से होता है, सिगरेट से नहीं होता। अगर सिगरेट किसी दुकान में भी रखी रहेगी भाई, सामने वाले को, दुकानदार को भाई, वैसे थोड़ी है भाई दुकानदार को भाई क्या नाम है कैंसर हो गया। सिगरेट से कभी स्मोकिंग नहीं होता। सिगरेट तो दुकान में भी रखी रहती है भाई, शॉप में भी रखी रहती है। क्या कभी दुकानदार को कभी कैंसर हुआ देखा है? बस सिगरेट देखने से उसके क्या हो गया भाई, कैंसर हो गया। अगर आप सिगरेट को स्मोक करोगे तभी कैंसर होगा, है ना? सिगरेट से कभी भी कैंसर नहीं होता। अगर मैं इस प्रेडिकेट का रियल सब्जेक्ट की बात करूँ तो इसका रियल सब्जेक्ट कौन है? ये रियल सब्जेक्ट स्मोकिंग है। अगर रियल सब्जेक्ट स्मोकिंग है तो अगर सब्जेक्ट है तो क्या मैं इसको नाउन बोल सकता हूं? बोलो। अगर मैं इसको नाउन बोलूंगा या फिर इस बात को आपको पता चल गया कि ये नाउन है, तो क्या हम इसको जीरंड नहीं बोल सकते? बोलो, क्या ये जीरंड नहीं है? आप बोलो सर बिल्कुल है, तो ये जीरंड ही है। तो हम इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? ये है, ये क्या है? ये जीरंड है। तो मैं आपको सबसे पहले जीरंड का यूज बता रहा हूं कि जो जीरंड होते हैं नहीं, इनको हम सेंटेंस में यूज करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहां पर जो ये स्मोकिंग है ये इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट है। अब यहां पर आते हैं, दे सक्सीडेड इन कन्विंसिंग कमल। अब यहां पर इन क्या है बेटा? प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद क्या लिखना पड़ता है बेटा? तो यहां पर ऑब्जेक्ट कौन है? कन्विंसिंग है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन है, आया ना? अगर ये नाउन है तो ये जीरंड है। क्या है ये भी जीरंड हो गया। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो तुम्हारे जीरंड होते हैं इनका हम यूज करते हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। दूसरा पॉइंट अब ये है कि सर अगर कन्विंसिंग ऑब्जेक्ट हो गया, नाउन हो गया, तो सर फिर कमल क्या है? तो सर फिर सिगरेट क्या है? एक बात मेरी बात ध्यान से सुनो, जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं बेटा इसको हम सेमी वर्ब बोलते हैं। मतलब जो वर्ब के फीचर्स होते हैं वही नॉन फाइनाइट वर्ब के फीचर्स होते हैं। वर्ब के फीचर्स क्या होते हैं? जैसे वर्ब के अपने खुद के क्या होते हैं? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार से जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं इसके भी अपने खुद के क्या होते हैं? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या समझ में आया? कि जो तुम्हारा नॉन फाइनाइट वर्ब होता है बेटा वो तुम्हारा सेमी वर्ब होता है। सेमी का मतलब ये होता है बेटा कि जो फीचर्स वर्ब के होते हैं वही फीचर्स किसके होते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब के। जैसे वर्ब के अपने फीचर्स क्या होते हैं? वर्ब के अपने खुद के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं। उसी प्रकार से बेटा नॉन फाइनाइट वर्ब के भी अपने खुद के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। यहां पर जो कमल लिखा है ना बेटा ये कमल ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये कमल ऑब्जेक्ट किसका है बेटा? ये कमल ऑब्जेक्ट है इस कन्विंसिंग वर्ब का, है ना? कि दे सक्सीडेड, वो सफल हुए क्या करने में? इन कन्विंसिंग, कन्विंस करने के लिए। होम, किसको कन्विंस करने के लिए सफल हुए? अगर होम का रिप्लाई चाहिए तो क्या हो गया बेटा? लेकिन ये ऑब्जेक्ट इस सक्सीड वर्ब का है, ये कन्विंसिंग वर्ब का है। तो जिस प्रकार से फाइनाइट वर्ब के अपने खुद के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं उसी प्रकार से जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है उसके भी अपने खुद के क्या होते हैं? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं, भूलना नहीं है। अब यहां पर देखो बेटा सिगरेट क्या है? आप बोलोगे सर कोजिज कैंसर, कैंसर होने की वजह क्या है? स्मोकिंग है। व्हाट स्मोकिंग?
व्हाट स्मोकिंग, अगर सिगरेट है तो सिगरेट क्या हो गया, लेकिन ये ऑब्जेक्ट किसका है, स्कोज वर्ब का है, स्मोकिंग वर्ब का है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि भले ही आपके जो जीरेंड होते हैं सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन का काम करते हैं, लेकिन होते तो ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब है, नहीं है ना। जो फाइनाइट वर्ब के फीचर्स होते हैं वही आपके नॉन फाइनाइट वर्ब के फीचर्स होते हैं। जैसे फाइनाइट वर्ब के फीचर्स होते हैं उसके अपने खुद के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, उसी प्रकार से नॉन फाइनाइट वर्ब के भी अपने खुद के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। यहां तक बताओ भाई किसी प्रकार की कोई समस्या। ये इसके मैंने आपको बताया है कि जीरेंड का यूज क्या है, ये जीरेंड का यूज है। अब मैं आपसे बात करूंगा कंसेप्ट की। आज की क्लास के हम पहला कंसेप्ट डिस्कस करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब का। तो करें भाई स्टार्ट नॉन फाइनाइट वर्ब का पहला कंसेप्ट। चलिए, तो आज की क्लास का देखो भाई पहला कंसेप्ट से शुरुआत करते हैं स्टूडेंट, बिना देरी किए हुए। तो अब हम बात करेंगे एग्जाम में आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे डायरेक्ट। अब उसकी बात करेंगे कि आपके एग्जाम में जीरेंड के कैसे क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, फर्स्ट कंसेप्ट है भाई जीरेंड का। इस पे कई बार बहुत बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है, और मुझे लग रहा है आप देखते समझ पा जाओगे कि हाँ क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार एग्जामिनर पूछता है जीरेंड से इससे क्वेश्चन। और सेकंड कॉन्सेप्ट में पढ़ाऊंगा उससे, तो उस दिन क्या नाम है, मेरा नाम ही भूल गया बेटा, क्या नाम था, हाँ सनी, सनी वही कंसेप्ट आया था जीरेंड, वो जीरेंड से रिलेटेड क्वेश्चन था वो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तो मैं पहले 5-7 क्वेश्चन लिखता हूँ। माई फादर डजंट लाइक मी, गोइंग टू द सिनेमा एवरी वीक। ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, इट बीइंग टेस्टी, इट बीइंग टेस्टी caused its extinction, caused its extinction, extinction का मतलब होता है विलुप्त। एक क्वेश्चन और एडजस्ट हो ही जाएगा यहाँ पर, कर दे क्या क्वेश्चन और एडजस्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, ए टीचर objected to me using the phone in his class। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है भाई। क्वेश्चन नंबर फोर, आसान ही कंसेप्ट है, कोई मुश्किल कंसेप्ट नहीं भाई, आसानी कंसेप्ट है, बात समझ में आ जाएगी, बिल्कुल आसान कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर फोर यहाँ लिख देते हैं। और क्वेश्चन है, he didn't approve of he didn't approve of them staying there। क्वेश्चन नंबर फाइव, आसान ही कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर फाइव देखना,
इस पर बहुत बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है एसएससी में। और क्वेश्चन नंबर 5 रहने वाला है दे टुक एडवांटेज ऑफ हिम बीइंग पोलाइट। चलिए भैया आसानी क्वेश्चन है। दे टुक एडवांटेज ऑफ हिम बीइंग पोलाइट। क्या हो गया इसमें? सही तो ADVEN बी लिखा बेटा। अच्छा ADVIN आएगा। ठीक 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 ठीक। VAN आएगा। ठीक लिखा होता बेटा फिर VANTISE। क्या पता क्या हो रहा है। ADVANTA पक्का। हाँ ठीक ठीक एडवांटेज। ठीक ठीक। अब ये बताओ भाई दे टुक एडवांटेज ऑफ हिम बीइंग पोलाइट। एडवांटेज ऑफ का मतलब क्या हो गया? हाँ फायदा उठाना। दे ने फायदा उठाया हिम का क्या होने का? पोलाइट मतलब हाँ विनम्र होने का। हाँ ये TAG आएगा TISC नहीं आएगा। ठीक क्या लिखते हैं अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर छोड़ो। एक दो क्वेश्चन बाद में पूछ लूंगा अगर पढ़ने के। माई फादर डजेंट लाइक मी गोइंग टू द सिनेमा एवरी वीक। क्या ना चाहिए इस क्वेश्चन में? मी और गोइंग ऐसा नहीं है देखो। अब यहाँ पर लाइक प्रेपोजिशन नहीं है लाइक यहाँ पर वर्ब है। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो भाई। और बात ये है कि यहाँ पर जो माई फादर डजेंट लाइक है माई फादर यहाँ पर क्या हो गया? क्या हो गया? सब्जेक्ट। माई फादर डजेंट लाइक मेरे पिताजी पसंद नहीं करते वर्ब है। अगर उसके पिताजी पसंद नहीं करते तो क्या पसंद नहीं करते? अगर उसके पिताजी पसंद नहीं करते तो भाई क्या पसंद नहीं करते? उसके मतलब माई मतलब स्पीकर। अगर मेरे पिताजी पसंद नहीं तो करते नहीं क्या नहीं करते? मी मुझे पसंद नहीं करते गोइंग टू द सिनेमा एवरी वीक। गोइंग टू द सिनेमा एवरी वीक तो इस वर्ब का बेटा जो रियल ऑब्जेक्ट होगा ना ये होगा। देखो भाई बच्चा कितना भी टेढ़ा हो बच्चा कितना भी मेढ़ा हो और बच्चा कितना भी शरारती हो बच्चा कितना भी खतरनाक हो हर पेरेंट्स को अपना बच्चा पसंद है ना। अगर बच्चा अगर पसंद नहीं है तो बच्चे की हरकत पसंद नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता भी किसी पेरेंट्स को किसी के बच्चे अपने बच्चे पसंद ना हो। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि भाई किसी के पेरेंट्स कोई भी पेरेंट्स है उसको अपने बच्चे पसंद ना हो? ऐसा कभी हो सकता है? नेवर कभी नहीं हो सकता। अगर पसंद नहीं होगा तो उनमें उनकी हरकतें पसंद नहीं होगा तो उनमें उसकी उनकी हरकतें। तो इस वर्ब का जो रियल ऑब्जेक्ट है वो बनेगा गोइंग। गोइंग टू द सिनेमा एवरी वीक। अगर ये ऑब्जेक्ट बन गया तो फिर मी लिखने की जरूरत ही क्या है? क्योंकि ये मोनोट्रांसिटिव वर्ब होती है इसके बाद तो एक ही ऑब्जेक्ट आता है। अगर एक ही ऑब्जेक्ट आता है तो फिर मी लिखने की जरूरत ही क्या है? तो क्या मैं यहाँ पर मी को हटा दूं?
अगर मी मैंने हटा दिया तो क्या सेंटेंस का मीनिंग लॉजिकल हो जाएगा? अब देखो सेंटेंस को पढ़ो। माई फादर डजेंट लाइक, मेरे पिताजी पसंद नहीं करते। क्या पसंद नहीं करते? गोइंग टू द सिनेमा एवरी वीक, हर वीक सिनेमा जाना। लेकिन हमें यही पढ़ रहे थे कि सिनेमा तो ये इसका बेटा जाता था। लेकिन अगर मी हटा देंगे तो फिर सिनेमा कौन जा रहा? फिर उसका पिता। बोलो, अगर मी हटा देंगे तो मी हटाने से सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। और लेकिन हमें पता है कि सेंटेंस को कभी मीनिंग चेंज करके सेंटेंस सही नहीं किया जा सकता। सेंटेंस का मीनिंग चेंज करके कभी सेंटेंस सही नहीं किया जा सकता, ये बात अपने माइंड में रखनी है। अगर मी हटा देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अब सिनेमा कौन जाता है? उसका पिता। पहले कौन जाता था? उसका बेटा स्पीकर था, जो भी था, है ना, उसका बेटा जाता था भाई सिनेमा। अब क्या करे भाई इस बात को जस्टिफाई करने के लिए? अब आपके पास एक ही ऑप्शन बच गया, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा पॉजेसिव केस का डिटरमिनर। तो यहाँ पर मी मत यूज करो स्टूडेंट, यहाँ पर आपने यूज करना पड़ेगा माई। क्या यूज करना पड़ेगा? माई। ये शायद अभी आपको बात समझ में नहीं आई होगी, यहाँ पर माई क्यों आया, ये क्या वजह कि माई क्यों आया। अब देखो भाई, इस क्वेश्चन को आप ऐसे मत समझो, इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझो। अगर समझाना पड़ेगा तो डिटेल में बता ही देता हूँ। एक बात बताओ, अगर ये सेंटेंस ऐसे लिखा होता स्टूडेंट, ऐसे, मैं इसी सेंटेंस की बात कर लेता हूँ। अगर ये सेंटेंस ऐसे लिखा होता, माई फादर डजंट लाइक, मेरे पिताजी पसंद नहीं करते। क्या पसंद नहीं करते? माई फ्रेंड। किसको पसंद नहीं करते भाई? मेरे दोस्त को पसंद नहीं करते, मेरे दोस्तों को पसंद नहीं करते। माई फादर डजंट लाइक, मेरे पिताजी पसंद नहीं करते। क्या नहीं करते? माई बिहेवियर। किसको पसंद नहीं करते भाई? मेरे बिहेवियर को पसंद नहीं करते। बात समझ में आ रही है? माई फादर डजंट लाइक, मेरे पिताजी पसंद नहीं करते। क्या पसंद नहीं करते? माई जॉब, मेरे जॉब को पसंद नहीं करते। माई फादर डजंट लाइक माई हेयर स्टाइल, मेरे हेयर स्टाइल को पसंद नहीं करते। तो कुल मिला के बात ये है स्टूडेंट, कुल मिला के आपको ये समझ में आ रही होगी बात, यहाँ पर जो फ्रेंड्स लिखा है, यहाँ पर जो बिहेवियर लिखा है, यहाँ पर जो जॉब लिखा है, ये नाउन है। क्या है ये? नाउन है। और नाउन को कौन डिस्क्राइब करते हैं? नाउन को प्रोनाउन डिस्क्राइब करते हैं, डिटरमिनर कौन डिस्क्राइब करते हैं? डिटरमिनर। अगर ये बेटा सारे के सारे नाउन है तो नाउन को कौन डिस्क्राइब करेंगे? डिटरमिनर डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि डिटरमिनर ही नाउन को डिटरमाइन करते हैं। क्योंकि डिटरमिनर का फंक्शन क्या होता है? डिटरमिनर का फंक्शन होता है नाउन को डिटरमाइन करना। किसको डिटरमाइन करना? नाउन को। अब यहां पर लिखा था नाउन, यहां पर क्या लिखा था? नाउन लिखा था। लेकिन मान लो मैं नाउन ना लिखूं, अगर मैं उस एक्शन को रेफर करूं, अगर मैं सेंटेंस को ऐसे लिखूं कि माई फादर डजंट लाइक, मेरे पिताजी पसंद नहीं करते। क्या नहीं पसंद करते? माई टेलिंग लाइज। क्या पसंद नहीं करते भाई? मेरा झूठ बोलना पसंद नहीं करते। अब वही सिचुएशन आ गई बेटा, यहां पर जो टेलिंग लाइज है क्या बन गया? बोलो, ऑब्जेक्ट तो मतलब क्या बन गया? बोलो, नाउन। अगर नाउन बन गया तो हमें यहां पर किसकी जरूरत है? इसलिए हमने यहां पर क्या लिखा है? भाई। अब यहां पर जो फ्रेंड्स था, यहां पर जो बिहेवियर था, यहां पर जो जॉब था, ये तो था स्टूडेंट नाउन, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर टेलिंग लिख दिया, तो टेलिंग यहाँ पर क्या है? एक्शन है। एक्शन है मतलब जीरेंड है, तो जीरेंड है तो मतलब नाउन है, तो नाउन है तो नाउन को हमेशा कौन डिस्क्राइब या कौन डिटरमाइन करते हैं? डिटरमिनर। तो यहाँ पर अगर इस फ्रेंड से पहले माई आया है, इस बिहेवियर से पहले माई आया है, इस जॉब से पहले माई आया है, तो टेलिंग लाइज से पहले भी क्या लिखना पड़ेगा? क्या लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स? माई ही लिखना पड़ेगा। तो इस कंसेप्ट से आपको ये समझ में आएगा कि यूज पजेसिव केस विद जीरेंड। क्या समझ में आया? इससे आपको एक छोटी सी बात समझ में आएगी, और ये बात समझ में आएगी, हम इस बात को नोट करके लिखेंगे। क्या नोट करके लिखेंगे भाई? ये बात नोट करके लिखेंगे। क्या? ये बात हम नोट करके लिख देंगे, ये बात हम नोट करके लिखेंगे। यूज पजेसिव केस विद जीरेंड। तो इस बात को ध्यान में रखना कि आपने जीरेंड के साथ क्या यूज करना है? पजेसिव केस, या पजेसिव केस के साथ क्या यूज करना है? जीरेंड। इस बात को तुम किसी भी तरीके से बोल सकते हो, जीरेंड के साथ या पजेसिव केस के साथ आपने हमेशा क्या यूज करना है?
बात समझ में आई कि नहीं? जीरेंड के साथ आपने हमेशा पजेसिव केस यूज करना, पजेसिव केस के साथ हमेशा जीरेंड यूज करना। रीजन ये है भाई, मेरे पिताजी पसंद नहीं करते मेरे फ्रेंड्स को, मेरे बिहेवियर को, मेरे जॉब को, लेकिन अगर आप बताना चाहते हो कि वो पसंद नहीं करते मेरे झूठ बोलने को, तो अगर जॉब से पहले क्या लिखा हमने, जॉब से पहले क्या लिखा स्टूडेंट, माई, बिहेवियर से पहले क्या लिखा, माई, फ्रेंड से पहले क्या लिखा, माई, तो आप ही लोग बताइए भाई, तो टेलिंग लाइज से पहले भी क्या लिखना पड़ेगा, बोलो, माई ही लिखना पड़ेगा, नहीं बोलो, लिखना पड़ेगा नहीं लिखना पड़ेगा? अब यहाँ पर आते हैं वही सेम सिचुएशन है। माई फादर डजेंट लाइक, मेरे पिताजी पसंद नहीं करते, क्या पसंद नहीं करते, गोइंग टू द सिनेमा एवरी वीक, हर वीक पसंद जाना पसंद नहीं करते, लेकिन हुज, कौन सिनेमा जाता था, हुज गोइंग टू द सिनेमा एवरी वीक, कौन जाता था भाई सिनेमा एवरी वीक, कौन जाता था, माई, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, माई। अब ये देखो, ये हुज का रिप्लाई होगा, माई फादर डजेंट लाइक, मेरे पिताजी पसंद नहीं करते, किसको, फ्रेंड को, हुज फ्रेंड, किसके फ्रेंड, किसके फ्रेंड, माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड। माई फादर डजेंट लाइक माई बिहेवियर, हुज बिहेवियर, किसका बिहेवियर, माई बिहेवियर। माई फ्रेंड डजेंट लाइक जॉब, हुज जॉब, किसकी जॉब, माई जॉब। माई फादर डजेंट लाइक माई टेलिंग लाइज, भाई मेरे पिताजी झूठ बोलना पसंद नहीं करते, हुज, कौन झूठ बोल रहा है, माई। तो याद रखना भाई कि पजेसिव केस के डिटर्मिनर के साथ आपने हमेशा किसका यूज करना है, जीरेंड का यूज करना है। ये पहला कंसेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है, इसमें भर भर के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, और जो 2 4 5 मैंने क्वेश्चन आपके लिखे हैं। अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ। अगर ये सारी बात समझ में आ गई तो मुझे सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ। इट बीइंग टेस्टी कोज्ड इट्स एक्सटिंक्शन, एक बात बताओ, कोज्ड इट्स एक्सटिंक्शन, क्या मैं इसको प्रेडिकेट बोल सकता हूं, क्या मैं इसको प्रेडिकेट बोल सकता हूं, बोलो। प्रेडिकेट वर्ब से स्टार्ट होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इस प्रेडिकेट का रियल सब्जेक्ट कौन है, इट है, बीइंग टेस्टी है, तो कोज्ड इट्स एक्सटिंक्शन, इसके लुप्त होने का कारण था, लुप्त होने का कारण क्या था, वो खुद था या उसका टेस्टी होना था, बीइंग टेस्टी। तो इसका जो रियल सब्जेक्ट है वो कौन बनेगा, बीइंग टेस्टी बनेगा, बोलो। देखो भाई, जो मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं, क्वेश्चन लिखा डोडो पे, एक डोडो एक पक्षी का नाम था, फ्लाइंग लेस बर्ड था, मतलब वो उड़ नहीं पाता था, लेकिन खाने में बड़ा टेस्टी था। लोग अगर खाने में अगर कोई चीज़ टेस्टी हो जाए तो मैं पता, लोग उसको छोड़ते नहीं है, जब तक वो चीज़ खत्म ना हो जाए तब तक उसको छोड़ते नहीं है, है ना। सबसे उसमें कमी क्या थी, एक तो कमी थी उसमें वो फ्लाइंग लेस था, वो क्या नहीं कर पाता था, उड़ नहीं पाता था। अगर उड़ नहीं पाएगा तो जान कैसे बचाएगा भाई। दूसरा पॉइंट इसका मुख्य और क्या रीजन था भाई, वो दूसरा रीजन था भाई, वो खाने में बड़ा टेस्टी था। तो लोगों ने क्या किया, एक एक पकड़ पकड़े सबको मार, मतलब मार के खा गए। तो अगर मैं आपसे पूछूं उसके लुप्त होने का कारण वो खुद था, उसके लुप्त होने का कारण वो टेस्टी था, टेस्टी था। तो इसका रियल सब्जेक्ट कौन हुआ, बीइंग टेस्टी। अगर बीइंग टेस्टी इसका सब्जेक्ट हो गया तो फिर इट लिखने की जरूरत क्या है, इट को हटाओ। लेकिन हमें यह भी बताना पड़ेगा भाई टेस्टी कौन था भाई, है ना। तो हमें इट नहीं, क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इट्स। मैं आपको रीजन समझा रहा हूं, ये बात मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था भाई, यूज पॉजिटिव केस विद जीरेंड, लेकिन आपको रीजन पता होना चाहिए, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे जस्टिफिकेशन क्या है कि हम यहाँ पर ये क्यों इट्स क्यों यूज कर रहे हैं, हम वहाँ पर माई क्यों यूज कर रहे हैं, इसके पीछे आपको इसका जस्टिफिकेशन पता होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं भाई, बोलो। अब मुझे थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताओ, एक बार थर्ड क्वेश्चन को रीड करो, थर्ड क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओ। तो एक बार मुझे थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। ए टीचर ऑब्जेक्ट टू मी यूजिंग, ऑब्जेक्ट टू का मतलब होता है डिसएग्री, क्या होना, डिसएग्री होना। ऑब्जेक्ट टू का मतलब होता है डिसएग्री होना। ए टीचर ऑब्जेक्ट टू मी यूजिंग द कैलकुलेटर, ए टीचर ऑब्जेक्ट टू, पर टीचर ने ऑब्जेक्ट किया, क्या ऑब्जेक्ट किया, मुझे ऑब्जेक्ट किया यूजिंग द फोन इन हिज क्लास। अगर ऑब्जेक्ट टू का डिसएग्री होना होता है, रोकना होता है। अगर उसने ऑब्जेक्ट किया तो किस चीज को लेके ऑब्जेक्ट किया, मुझे लेके ऑब्जेक्ट किया या यूजिंग द फोन इन हिज क्लास, यूजिंग द फोन इन हिज क्लास। अगर उसने रोका होगा तो फोन को चलाने से रोका होगा, तो यूजिंग द फोन इन हिज क्लास लिखेंगे तो ये इसका क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट बन गया तो मी लिखने की जरूरत नहीं है, बी लिखने की नीड नहीं है भाई, क्योंकि इसका ये ऑब्जेक्ट बन गया। लेकिन अगर तुम मी को हटा दोगे फिर ये कौन बताएगा फोन कौन चला रहा था क्लास में। अगर मी को हटा देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि फोन चला रहा था टीचर ही, फोन कौन रन कर रहा था, टीचर ही। लेकिन हमें पता कि फोन कौन रन कर रहा था, ये मी। तो मी तो नहीं लिख सकते, मी की जगह क्या लिखना पड़ेगा, माई लिखना पड़ेगा कि ए टीचर ऑब्जेक्टेड टू माई यूजिंग द फोन इन हिज क्लास। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अब इसी क्वेश्चन का आंसर बताओ।
हाउ ही डिड अप्रूव ऑफ, ही डिड अप्रूव ऑफ, अप्रूव का मतलब क्या होता है? नहीं पहले अप्रूव का मीनिंग बताओ। अप्रूव का मतलब होता है स्टूडेंट वेरीफाई करना। क्या करना? वेरीफाई करना, पहली बात ध्यान में रखनी है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं अप्रूव ऑफ का मतलब क्या होता है? अप्रूव ऑफ का मतलब क्या होता है? अप्रूव ऑफ का मतलब होता है टू लेट समथिंग हैपन, टू लेट समथिंग हैपन। टू लेट समथिंग हैपन का मतलब होता है किसी चीज को होने देना या किसी चीज को लेकर रजामंदी होना। बात समझ में आई कि नहीं? किसी चीज को होने देना, किसी चीज को लेकर रजामंदी होना, छोटी छोटी बातें कई बार पेपर में आती है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बताना भाई। ही डिडंट अप्रूव ऑफ, उन्होंने अप्रूव ऑफ नहीं किया। किसका अप्रूव ऑफ नहीं किया? दैम का या स्टेइंग देयर? अगर उन्होंने अप्रूव ऑफ नहीं किया तो किसका अप्रूव ऑफ नहीं किया? दैम का या स्टेइंग देयर? किसका? स्टेइंग देयर। डैम का कौन अप्रूव ऑफ करता भाई? उन्होंने रोकने, उन्होंने अप्रूव ऑफ कर दिया, मतलब उसको होने दिया। अगर वो रुक रहे कोई दिक्कत नहीं, रुकने दो, ठीक है नहीं? तो स्टेइंग देयर ऑब्जेक्ट हो गया। अगर स्टेइंग देयर ऑब्जेक्ट हो गया फिर डैम लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ये भी बताना पड़ेगा रुक कौन रहा था, स्टे कौन कर रहा था, है ना? तो हम यहाँ पर डैम नहीं, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? देयर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देयर। क्वेश्चन 4 समझ में आया? अब क्वेश्चन 5 का आंसर बताओ। दे लुक एडवांटेज ऑफ हिम बीइंग पोलाइट। एडवांटेज ऑफ का मतलब आपको पता है फायदा उठाना। अगर दे ने टुक एडवांटेज ऑफ किया, किसका फायदा उठाया? हिम का या उसके पोलाइट होने का? अगर उसने फायदा उठाया होगा दे ने, तो दे ने फायदा उठाया होगा हिम का पोलाइट होने का। अगर नरम स्वभाव होने का फायदा उठाया तो बीइंग पोलाइट क्या बन जाएगा? बीइंग पोलाइट इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगर ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया तो फिर हिम लिखने की नीड नहीं है, अब जरूरत नहीं है भाई। अगर हिम हटा देंगे फिर ये बताएगा कौन भाई पोलाइट कौन था? फिर ये बताएगा कौन भाई पोलाइट कौन था? मेरी बात समझ में आ रही है? तो फिर बताएगा कौन ये पोलाइट कौन था, तो अगर हिम लिखेंगे हिज लिखेंगे। तो सबसे पहले कंसेप्ट ध्यान में रखना है, यूज पजेसिव केस विद जीरंड, कि अपने जीरंड के साथ किसका यूज करना है? पजेसिव केस का। यहां तक बताओ भाई किसी प्रकार का कोई डाउट हो? जीरंड का पहला कंसेप्ट सबको समझ में आया? अच्छा वो टी ए जी था, मैं टी आई एस ही था, थोड़ा हो गया। टेज, अच्छा टेज, स्टेज, स्टेज में भी क्या आता है? एस्टेज ही आता है क्या? तो टेज आ गया इसके लास्ट में। एडवांटेज, टेज। चलिए यहां तक बताओ भाई किसी प्रकार का कोई डाउट हो गया क्या? टाइम आज इतना रखे क्या? 1 घंटा हो गया क्या अपना? अगला पढ़ाऊंगा तो मुझे लग रहा है ज़्यादा टाइम लगेगा, बोलो ज़्यादा लगेगा टाइम उसमें। अब ऐसा नहीं 5-7 मिनट में 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। अगर मैंने अगला कंसेप्ट भी स्टार्ट किया नहीं तो ये मान के चलो कि इसमें 30-35-40 मिनट तो आराम से लगेंगे, 40 मिनट तो लगेंगे। अगला कंसेप्ट में पढ़ाने में 40 मिनट लगेंगे, जीरंड का सेकंड कंसेप्ट में। बताओ भाई क्या करना है? आज इतना रख दे क्या? टाइम हो गया 12, क्योंकि मेरी सुबह 9 बजे क्लास है नहीं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ टाइम हो गया 12। तो कल हम 2 घंटे, कल तो हम 2 घंटे के लिए, कल तो नहीं होगा ऐसा सीन? अच्छा ये सिनेरियो कभी कभी होता है क्या? अच्छा ये आलू प्याज वाली चीज़ें यार पहले नहीं कर सकते थे यार? ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते, ये पेपर वाली चीज़ें डिस्कस करनी थी। आलू प्याज वाली कौन सी चीज़ें थी? साढ़े, हाँ हाँ भाई उनको बोल देना था भाई तुम 11:30 बजे जागो, हमें क्यों जगाने लग रहे हो? है ना यार, पता नहीं। चल आज तो इतना रखेंगे भाई, क्योंकि भाई मेरी 9 बजे क्लास है, सुबह 7 बजे उठना पड़ता है। 1 मिनट रुक भाई, हेलो भाई बोई तो कर दो भाई। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, बाकी हम मिलते हैं आपको, ठीक है नहीं? और इसी उमंग इसी साहस के साथ मिलेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये सारी बातें पेपर में आती हैं, इनके अच्छे से एक बार नोट्स बना लेना। जो जो कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाऊँ कंसेप्ट बना बना के इनके नोट्स बनाने हैं। तो आज के लिए इतना भाई, सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से भाई गुड नाइट और जय हिंद कर दे भाई।